नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूं। तो आज हम चैप्टर 4 में बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन्य जीव आंदोलन एवं वन्य जीवों के बारे में। चलिए देख लेते हैं कि आज की चैप्टर स्टडी चेकलिस्ट क्या होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वन्य सामान्य जानकारी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार। फिर हम बात करेंगे राज्य में प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं। फिर हम बात करेंगे जड़ी बूटी संग्रहालय संरक्षण और शोध। फिर हम उत्तराखंड में बनी हुई वन नीतियों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वन संबंधी आंदोलन। उसके बाद हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। फिर हम बात करेंगे वन्य जीव बोर्ड और लास्ट में हम बात करेंगे संकटाग्रस्त जीव, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सामान्य जानकारी की बात करें तो उत्तराखंड वन नीति 1998 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33%, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% और मैदानों में कम से कम 25% वन का भाग होना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो इसके कुल क्षेत्रफल का 71.05% भाग वनों से घिरा हुआ है। राज्य के 59.70% गढ़वाल मंडल में और 40.30% कुमाऊं मंडल में। अब गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्रफल का 22.41% पौड़ी में और कुमाऊं के कुल वन क्षेत्रफल का 31.3% नैनीताल में सर्वाधिक वन हिस्सा है। 12वें वन रिपोर्ट के समय राज्य का रिकॉर्डेड क्षेत्रफल जो था 64.79% था। अब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात की जाए तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र ऐसे एरिया को कहते हैं जिन्हें राज्य सरकार ने वन क्षेत्र घोषित किया हो, अब चाहे उनमें वन हो या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी में 3271 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल में 3088 वर्ग किलोमीटर और एटलास चमोली में 2698 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। तो 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्रफल जो कि 24,496 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 19.44% भाग यानी 4,762 वर्ग किलोमीटर, इतने पार्ट में अति सघन वन 57.83% भाग जिसको 14,167 वर्ग किलोमीटर कहेंगे, इसमें मध्यम सघन वन और 22.72% यानी कि 5,567 वर्ग किलोमीटर इसमें खुले वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार की। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में उपोष्ण कटिबंधीय वनों की। तो ये वन 750 या 1200 मीटर से कम की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तरांचल का पूरा उप हिमालयी क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के अंदर आता है। साल इनमें बहुत ही फेमस पेड़ है और इसमें कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू और बांस ये वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर ली जाए तो हमारे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इन वनों की प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो ढाक, सेमल, गूलर और जामुन और बेर ये है। ये वन जो होते हैं 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ये कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इस वन के जो वृक्ष होते हैं ये एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तराखंड में 1500 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे वन पाए जाते हैं। शिवालिक की जो श्रेणियां हैं और दून घाटी में इस प्रकार के वन मिलते हैं। अब इनमें सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस, साल ये इसके उदाहरण है। इस टाइप के पेड़ इन वनों में मिलते हैं। कोणधारी वनों की बात की जाए तो ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। चीड़ इनमें बहुत ही प्रमुख वृक्ष है। ये वन बहुत शुष्क होते हैं और ये चट्टानी धरातल पे भी उग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। तो पर्वतीय शीतोष्ण वन हमारे 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके निचले भागों में चीड़ मिलता है। स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, स्पाइस ये ऊंचाई पर उगते हैं। अब इनमें ओक की 3 प्रमुख प्रजातियां जो है ये इस प्रकार के वनों में मिलती है। तो ये 3 प्रजातियों का नाम बाज, मोरू और खरसू है। अब बात कर लेते हैं उप एल्पाइन वनों की। तो ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार और बर्च इस टाइप के पेड़ मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वनों की। तो ये वन 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार और बर्च आदि प्रमुख हैं। बुरास और कंपानुलाटरस ये इसके प्रमुख प्रजातियां हैं
और जो ये वृक्ष होते हैं तेल युक्त होते हैं, तो इनमें ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा होती है, तो ये पेड़ जो है कच्चे भी जल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्पाइन झाड़ियों की या घास के मैदान। तो ये वनस्पतियां जो होती है 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। झाड़ियों के साथ साथ जगह जगह पर एल्पाइन वनस्पति जो होती है बिखरे रूप में पाई जाती है। अब इनमें जूनिपर, विलो, रिप्स इस प्रकार के वृक्ष उगते हैं। इसमें अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, बीडो, पयार और अल्पाइन पास्चर भी कहते हैं। अच्छा, जून से सितंबर तक इन्हीं मैदानों में पशुचारण के लिए भी इसका यूज होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों की। तो ये 3600 से 4800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें घास, काई और लीचेन आदि आते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई वनों के प्रकार की। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के कुछ प्रमुख बुग्यालों की। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा बुग्याल कहाँ पर है, तो हम उस पर ही फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा सतोपन, घस्तौली, रताकोण या लक्ष्मी वन जिसको कहते हैं, ये हमारे 4 बुग्याल हैं जो कि चमोली के अंतिम गांव माणा से ऊपर है। इस सतोपन, घस्तौली, रताकोण और लक्ष्मी वन जो है चमोली में ही आते हैं, माणा गांव के ऊपर। इसके बाद बात कर लेते हैं नंदकानन की। तो ये घाटी जो है तो ये फूलों की घाटी के ऊपर है। अब फूलों की घाटी जो है ये चमोली में ही है, जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर है। इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो फ्रैंक स्माइथ उसका नाम है। और फूलों की घाटी को और भी नाम से जानते हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में या आगे आने वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा। औली हो गया, औली भी हमारा चमोली में ही जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर। ये साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद गुरसो औली के पास, यहाँ पे हाथी पर्वत भी है। चित्रकाठा हमारा औली के पास, ये भी चमोली में ही है। गुरसो हमारा औली के पास, चित्रकाठा भी हमारा चमोली में ही है। क्वारी हमारी चमोली में। इसके बाद चौफिट शिखर भी हमारा चमोली में ही है। कल्पनाथ भी चमोली में है। कैला, ये बद्रीनाथ के चारों ओर बुग्याल फैला हुआ है कैला। इसके बाद बात कर लेते हैं बगजी। बगजी जो है ये चमोली, पिंडर और कैल के बीच। इसके बाद रूपकुंड हमारा चमोली में। बेदनी जो है हमारा सबसे बड़ा बुग्याल है, चमोली में ही है, ये रूपकुंड के पास है। अली हमारा चमोली रुद्रप्रयाग कंबाइन है, तो उखीमठ और गोपेश्वर के बीच में ये पड़ता है। इसके बाद कुछ और की बात कर लेते हैं। तो केदारकाठा हमारा उत्तरकाशी में है। मानेक उत्तरकाशी में सरताल के पास है। हरकादून हमारा उत्तरकाशी में है। सोनगाड की बात करें जिसको छायागाड भी कहते हैं, तो ये भी उत्तरकाशी में है। देव दामिनी यमुनोत्री के पास है, यानी उत्तरकाशी में है। ग्यारा उत्तरकाशी में है। कुश कल्याण उत्तरकाशी में। पंगनी काठा उत्तरकाशी में। तपोवन उत्तरकाशी में, ये गोमुख के पास है। केदार खर्क गोमुख के निकट यानी उत्तरकाशी में। मासरताल या सहस्त्रताल इसको बोलते हैं, ये टिहरी में है। जोराई हमारा टिहरी में है। इसके बाद अप्सराव टिहरी में। खतलिंग टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर भी टिहरी में। खारसोली टिहरी में। मधमेश्वर रुद्रप्रयाग। चौपता रुद्रप्रयाग। बर्मी रुद्रप्रयाग। कफनी बागेश्वर में। ये हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास में है। अब इसके अलावा हमारे पिंडारी, नामिक, जौहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, ये जो हमारे बुग्याल है पिथौरागढ़ जिले में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ वन संबंधी आंदोलनों की। तो देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जिसमें से वनों से संबंधित जो हमारे पास फैक्ट निकले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी जो हमारे आंदोलन बनेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें बताऊंगा। चलिए बात करते हैं वन संबंधी आंदोलनों की। तो सबसे पहला जो हमारा आंदोलन वनों की दृष्टि से आता है रवाई आंदोलन। रवाई में जो हमारा आंदोलन हुआ था, तो 30 मई 1930 को टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने क्या किया, आंदोलन कर रहे जो किसान थे उन पर गोलियां बरसा दी। अब जो हमारे आंदोलन था ये टिहरी रियासत का हिस्सा था, किलाड़ी बड़कोट में। तो यहाँ पे चक्रधर जुयाल ने, कुछ तो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो इन पर गोलियां बरसा दी गई। इसमें हुआ यह था कि किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता है, ऐसा एक रूल निकला था। तो इस व्यवस्था का जो वहाँ के किसान थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा की और इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब 30 मई 1930 को चक्रधर जुयाल था, इसकी आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी 30 मई को इसे शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा है चिपको आंदोलन, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बारे में 1974 में चमोली में गोपेश्वर नाम का एक जगह है, वहां पे 23 साल की एक विधवा महिला जिसका नाम गौरा देवी था, उन्होंने इसकी शुरुआत की।
इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने इस आंदोलन को काफी ऊपर तक पहुंचाया। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब जो चमोली में जो ये चंडी प्रसाद भट्ट है, इनको 1981 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो ये बातें हम अवार्ड और अचीवमेंट में करेंगे। इसके बाद हमारा 1977 में जो वन आंदोलन हुए, इसमें क्या हुआ, वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि जो थी उसको 27 नवंबर को तय की गई। उस दिन हड़ताल की गई, काफी तोड़फोड़ हुई। 1977 में द्वाराहाट के चैचरी और बागेश्वर के पालजी में वनों का कटान बंद किया गया। संभवतः 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ इसी आंदोलन के चलते। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे आंदोलन है डूंगी पैथोली आंदोलन। फिर चमोली में डूंगी पैथोली में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जनता ने यह आंदोलन किया था। इसके बाद पानी राखो, इसमें लगभग 80 के दशक में पानी की कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, जो काफी सफल भी रहा। अच्छा, इसके सूत्रधार सच्चिदानंद, जिन्होंने दूधातोली में लोक विकास संगठन का गठन किया। इसके बाद रक्षा सूत्र आंदोलन जो हमारा था, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में स्टार्ट किया गया। इसके बाद एक झपटो छीनो आंदोलन, जनता ने वनों पर परंपरागत हक को बहाल करने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना स्टार्ट किया। इसके बाद हमारा मैती आंदोलन, तो मैती का अर्थ गढ़वाल में मायका होता है और कल्याण सिंह रावत के मन में 1996 में इस आंदोलन की नींव पड़ी। ये जो हमारा है मैती नाम से, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। इसमें क्या होता है कि युवतियां ज्यादा बेहतर ढंग से काम करती है इसमें, इसलिए इसका नाम मैती रखा हुआ है। इसके बाद इसमें जो भी कोई भी अगर विवाह समारोह होता है तो वर वधु द्वारा एक पौधा रोपने की प्रथा चलाई गई है। इसके बाद कुछ फैक्ट है, मैं आपको बता दूं, आंदोलन हमारे इतने ही है। इसके बाद 2-4 फैक्ट है, ये जान लेने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहीं पे लिखे हुए हैं। कुछ फैक्ट है तो जगत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग के हैं, इन्होंने मिश्रित खेती का मॉडल तैयार किया। इसके बाद विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से जो हम जानते हैं। वनों के विकास के लिए अब तक 12,089 वन पंचायतों का गठन हो चुका है और 6 जनवरी 2006 को राज्य रोपण नीति लागू की गई। इस प्रकार की नीति करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। राज्य रोपण नीति भी यहाँ लागू की गई 6 जनवरी 2006 को। इसके बाद हम बात करते हैं वन्य जीव एवं संरक्षण की। वन्य जीव और संरक्षण की बात की जाए तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार और 2 संरक्षण आरक्षित और 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी हम बात करने वाले हैं कौन सा कहाँ पर है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम से स्थापित हैली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये 520.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, ये जो है हमारा पौड़ी और नैनीताल में है। अब 1 नवंबर सन 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। यहाँ पर शेरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, इस वजह से इसको 1 नवंबर सन 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना। 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। जो हमारा देहरादून में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, उस उद्यान से इसका संचालन होता है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इस पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, चमोली जिले से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ पर पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पुष्पावती जो नदी है ये कामेट पर्वत से निकलती है। अच्छा, और इस उद्यान का जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में है। तो बात कर लेते हैं फूलों की घाटी को।
तो इसको ढूंढने का जो रे है ये ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को जाता है। अब इसमें क्या है कि फ्रैंक स्माइथ ने बुक भी लिखी है जिसका नाम है द वैली ऑफ लार। ये बुक लिखने के बाद इतनी फेमस हुई कि फूलों की घाटी की ओर लोगों का ध्यान गया। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन नाम से इसका वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसको अलका कहा है। इसको पुष्पावली, पुष्प रसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, बैकुंठ, घुंडियार और गंधमार्दन भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो सन 1983 में ये स्थापित हुआ, जो कि 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो ये 1989 में स्थापित हुआ और 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तरकाशी में फैला हुआ है। तो इनमें हमें याद क्या करना है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कब बना और किस नाम से जाना जाता है, 3 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा गोविंद वन्य जीव विहार, जो कि 1955 में स्थापित हुआ और 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये उत्तरकाशी में है। इसके बाद बात कर लेते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो 1972 में स्थापित हुआ और 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब केदारनाथ के नाम से ही हो रहा है कि ये जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। इसके बाद अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में स्थापित हुआ और 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे सोना नदी वन्य जीव विहार, जो कि 1987 में स्थापित हुआ और 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। हमारा विंसर वन्य जीव विहार 1988 में स्थापित हुआ और 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद मसूरी वन्य जीव विहार 1993 में स्थापित हुआ और 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। विनोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव विहार देहरादून में स्थित है। नंदौर वन्य जीव विहार 2012 में स्थापित किया गया और नैनीताल में नंदौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर इस वन्य जीव का गठन किया गया। इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम संरक्षण आरक्षित की बात कर लेते हैं। तो आसन संरक्षण आरक्षित जो 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2005 में देहरादून में स्थापित किया गया था। इसके बाद झिलमिल आरक्षित हमारी 37.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2005 में स्थापित किया गया, जो कि हरिद्वार में स्थित है। यहाँ पर 12 सींगा मिलते हैं। इसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं। हमारा गोविंद बल्लभ पंत उच्च प्राणी उद्यान ये 1995 में स्थापित किया गया और 4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और नैनीताल में। अब साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली बिल्ली, सिवेट, कैट, भेदिया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांबर, घुरल, बंदर, ये यहाँ के कुछ जीव जंतु हैं। सिल्वर फिजेंट, चकोर, तोते, बतख, ये यहाँ के कुछ पक्षी है। और ओक प्रजाति की वनस्पति बांज, तिलौंज, वृक्ष और बुरांस, अय्यार, महल, इसकी कुछ वनस्पतियां हैं। अब बात कर लेते हैं जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर। तो इसमें चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई 1988 में। इस जैव मंडल में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में है, तो इनको क्रमशः 1988 और 2005 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी इसके ऊपर एक करंट अफेयर में जो भी बनेगा कि कौन कौन से अभी रिसेंटली यूनेस्को ने किन किन को विश्व धरोहर में शामिल किया है, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाऊंगा जो कि कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक से भी अपडेट रहिए। एंड एट लास्ट वन्य जीव बोर्डों की बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 में वन्य जीव प्रबंधन के साथ साथ जनमानस की आकांक्षाओं और अभिरुचि को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य वन्य जीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था की है। इसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है ये मुख्यमंत्री होता है और इसका काम क्या होगा, वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण की नीतियों को निर्धारण करना और अनुसूचियों से संबंधित प्रकरण का निर्धारण करना है। ये बोर्ड संरक्षित क्षेत्र स्थापित करेगा और वन्य क्षेत्रों का चयन भी करेगा। एट लास्ट हम बात कर लेते हैं संकटग्रस्त जीव की। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार देश में केरल के बाद उत्तराखंड में जैव विविधता पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में 15 वन्य जंतु और 16 पादप प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है, जिनमें कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, माउंटेन क्वेल, भूरे भालू और उदबिदाव है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के खनिज संपदा के बारे में। ठीक है गाइस, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई डिस्कशन करना हो, आपकी कोई क्वेरी हो,
वो भी आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इसे मैक्सिमम लोग फायदा उठा सके। और हाँ, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियोस का पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम मैंने अभी आपको बता ही दिया है, उत्तराखंड खनिज संपदा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।